कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जोड़ तोड़ की नहीं बनाएंगे सरकार, आएंगे पूरे नंबर। सिब्बल के बाद असम हिंसा को लेकर मोदी पर उमर का वार, हिंसा के लिए मोदी को बताया जिम्मेदार। बीजेपी नेता रविशंकर का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस के संरक्षण में हुई हिंसा। जिया न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, कहा सरकार से बड़ी है पार्टी। बीजेपी नेता अमित शाह का एसपी पर बड़ा हमला, कहा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करा सकती है एसपी। अमेठी में प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों से भिड़े कुमार, विश्वास के समर्थक आप समर्थकों ने मीडिया कर्मियों से छीने कैमरे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। क्या देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं? क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथ की कठपुतली है मनमोहन सिंह? प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जिया न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कबूल की है कि सरकार से बड़ी कांग्रेस पार्टी है। सुरजेवाला के इस कबूलनामे के साथ ही बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये बात तो हम बहुत पहले से ही बोल रहे थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कमजोर प्रधानमंत्री होने पर मोहर लगा दी है। जिया न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रणदीप ने साफ कहा है कि पार्टी सरकार से बड़ी है। रणदीप के मुताबिक सरकार पार्टी के दिशा निर्देशों पर चलती है। इस बयान के बाद एक बार फिर से वो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूपीए सरकार में सत्ता के दो केंद्र हैं? कौन चला रहा है देश की सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर सोनिया गांधी? केंद्र की यूपीए 2 सरकार के पास बेहद कम वक्त बचा है, लेकिन जाते जाते सरकार के अपने नेता ही फजीहत कराने पर तुले हैं। कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने विपक्ष के उन आरोपों को पुख्ता कर दिया है जिसमें मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री का तमगा पहनाया गया। जिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि पार्टी सरकार से बड़ी है। बढ़कर आप भी कह रहे हैं, बढ़कर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनमोहन से ज्यादा बढ़कर काम सोनिया ने किया। पावर सेक्टर वही था। संजय बारू साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बुक में भी लिखा। और बुक में लिखने से पहले जब सोनिया गांधी अध्यक्ष थी एक डिपार्टमेंट की जिसके अंदर का सरकार के लेखा जोखा होता था, सरकार को आइडियाज़ दिए जाते थे कि इस तरीके से काम हो, उसमें भी उनके ही एक सदस्य ने इस बात पर रिजाइन दे दिया था कि गरीबी रेखा को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। देखिए, पार्टी की अध्यक्षा हमेशा पार्टी सरकार से बड़ी होती है और बड़ी रहेगी। सरकार पार्टी से है, पार्टी सरकार से नहीं है। ये बात हमें अवश्य समझनी पड़ेगी। सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों में कई बार उंगली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उठी। कोयला घोटाले में तो साफ साफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरा गया। विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए कि केंद्र की सरकार को मनमोहन सिंह की बजाय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चला रही हैं। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को बेबुनियाद बताती रही, लेकिन सुरजेवाला के बयान के बाद विपक्ष को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। देखिए, पार्टी एक अलग एंटिटी है, सरकार एक अलग एंटिटी है। सरकार का काम होता है पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जनता के हित में योजनाएं बनाना, उनके बारे में फैसले करना, उनके बारे में आगे जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। और जो फैसला है वो तो सरकार को ही लेना होता है। सरकार को कोई मार्गदर्शन लेना है तो वो पार्टी से ले सकती है, पार्टी के नेताओं से ले सकती है, अपने सरकार के अंदर जो लोग हैं उनसे ले सकती है।
लेकिन ये कहना कि पार्टी ही सरकार का फैसला करती है, इसको मैं उचित नहीं मानता। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि कांग्रेस सरकार से बड़ी है। कहीं न कहीं इस बयान ने एक बार फिर उस बहस को छेड़ दिया है कि क्या सरकार से बड़ी है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी खेमे से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। कहती आ रही है कि ये केंद्र की यूपीए सरकार है, वो मनमोहन सिंह ना चला के सोनिया गांधी और राहुल गांधी चला रहे थे। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने अगर ये स्वीकार कर लिया है तो वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये तो देश की जनता पहले से जानती है कि पूरे निर्णय सोनिया और राहुल कर रही हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता उसको स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकारों में दखल सीधे देती है। कांग्रेस का संगठन, उसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी बातें संजय बारू जी की किताब में ये स्पष्ट हो गया है कि मनमोहन सिंह केवल दिखाने के प्रधानमंत्री हैं, केवल रबर स्टैंप के रूप में प्रधानमंत्री हैं। सारे निर्णय कांग्रेस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी ही लेते हैं। और कांग्रेस का अगर प्रवक्ता कोई बात कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के बारे में तो किताब में आ गया, लिखित में आ गया कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ जैसे रहते थे, कोई निर्णय नहीं लेते थे, कोई फैसला नहीं लेते थे। सरकार तो भगवान भरोसे चल रही थी, ऐसा उन्हीं के अधिकारी ने लिख के दिया है। इसलिए उस बारे में मैं क्या कहूँगा, अब सुरजेवाला की जरूरत है नहीं। वैसे तो यूपीए सरकार के बस गिने चुने कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का ये बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से तमाम ये आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में वही होता है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। सरकार का फैसला जो है सोनिया गांधी लेती हैं। सोनिया गांधी हर वो काम करती हैं जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं करते। तमाम सवाल पहले भी उठाए जा चुके हैं और अब जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला का ये बयान सामने आया है, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। तो पार्टी बड़ी है या सरकार, इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ अशोक सिंह जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, रणदीप सुरजेवाला का ये बयान आपने सुना, आपके मुंह से ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, पार्टी बड़ी है या सरकार? देखिए मैम, पार्टी की जो विचारधारा है और उसमें सरकार का हस्तक्षेप दोनों में एक दूसरे का होता है। अब रणदीप जी ने, सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो उन्होंने संगठन के लिए कही है कि भाई संगठन, जब संगठन होता है तभी सरकारें बनती हैं, संगठन के लोग ही सरकार में नुमाइंदगी करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी संगठन में ही थे और फिर प्रधानमंत्री बने तो सरकार वही चला रहे हैं। ये तो एक कहने की बात है, संगठन का सरकार में हस्तक्षेप होता है, लेकिन ये मतलब ऐसे नहीं है कि भाई सरकार को सोनिया गांधी जी चला रही हैं। प्रधानमंत्री सक्षम है हमारे, तो वही सरकार चला रही है। लेकिन ये जो बयान सामने आया है उससे क्या संदेश जाता है? यूपीए सरकार के कामकाज के बस कुछ दिन बचे हैं, आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त में क्या विपक्ष के उन तमाम आरोपों को ये बयान पुख्ता नहीं करता है? जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं, उस सवाल को और यहाँ पर पुख्ता नहीं किया जा रहा है इस बयान के जरिए? नहीं मैडम, देखिए पुख्ता होने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रवक्ता बहुत एकदम अच्छे नेता भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि सरकार, संगठन, अब कोई भी सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार है, आगे भविष्य में किसकी सरकार होगी 16 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तो सब एक दूसरे का, संगठनों का सरकार में हस्तक्षेप होता है। उन्होंने ये बात इसी विचारधारा से कही है कि ये होता है सरकार का हस्तक्षेप। सुरजेवाला जी बहुत एकदम अच्छे प्रवक्ता हैं हमारे और उन्होंने जो बात कही है वो, उस बात को मैं नकार भी नहीं सकता, बोला है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सरकार का, संगठन और दोनों का एक दूसरे में हस्तक्षेप होता है। बिल्कुल। चलिए अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, जो आरोप आप आज तक लगाते आ रहे हैं उन्हीं को पुख्ता किया है आज रणदीप सुरजेवाला ने।
देखिए, जो हम आरोप लगाते रहे हैं, कांग्रेस ने कभी हमारे आरोप को नहीं माना जी। चाहे भ्रष्टाचार के मामले पे हम बोले तो वो कहती थी राजनीति करते हैं, जब कोर्ट में मामला गया तो फिर कहा ठीक है हमको पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो स्थिति आज भारत में है, जो देश में है, वो आप समझ सकते हैं कि ऐसा लाचार प्रधानमंत्री मुझे लगता है भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो अपना स्वयं का निर्णय भी न ले सके। जहाँ तक कि संगठन और सरकार की बात कर रहे थे मेरे मित्र, पहले जानकारी होनी चाहिए कि सरकार में जाते समय पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है और वो कोई कांग्रेस, भाजपा या कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं होता है। वो भारत के राष्ट्र के सम्मान के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोनों में अंतर है। 5 रुपये सदस्य बनकर आप किसी पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, आप उससे बड़ा से बड़ा नेता बन सकते हैं, लेकिन आप मंत्री और इसमें और सरकार में, संगठन में पहले मूल्य अंतर क्या है समझना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आपको ये ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ठीक कहा भी सुरजेवाला जी ने, क्योंकि आप देख लीजिए जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस समय कामराज जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या हासिल कर दिया था, जबकि इंदिरा जी उस समय नेता नहीं बन सकती थी और कामराज जी ने डट के उनको बनाया था। उसके बाद उन्होंने हटा दिया। आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी देखेंगे, हमेशा संगठन पे सरकार भारी रही है, लेकिन कुछ समय में ऐसा भी आता है कि जो निर्णय लेने होते हैं उसमें संगठन प्रभावशाली हो जाता है और सरकार बहुत कमजोर हो जाती है। और ये कांग्रेस की नीति नहीं, कांग्रेस का अतिक्रमण है इस देश की राजनीति पे। चलिए अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, गांधी परिवार की अगर बात करें, गांधी परिवार का जिक्र करें तो यहाँ सरकार पर भारी, पार्टी की बात छोड़ दें तो पार्टी पर भी भारी अगर कहें तो गांधी परिवार है, जो कि अक्सर सामने आता है। जिस तरीके से तमाम फैसले यूपीए के सरकार में लिए गए, दोनों कार्यकाल की अगर बात की जाए। फिलहाल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव की आखिरी बेला जो चल रही है और कुछ दिन बस अब सरकार के बचे हैं, इस तरह के बयान और फजीहत कराती है कांग्रेस की? निश्चित तौर पे जो बातें उनकी आ रही हैं वो गलत दिशा में चीज़ों को ले जा रही हैं, ये तो मानना पड़ेगा। संजय बारू ने भीष्म कहा है अपनी किताब में, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह को भीष्म कहा है। भीष्म कमजोर नहीं थे, भीष्म अपनी एक प्रतिज्ञा के नाते बंध गए थे और वो प्रतिज्ञा, उनका जो संकेत है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाली जो बात, 1 मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए तब आप इंटरवीन कीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो है गंभीर पत्रकार हैं और पढ़ लिख करके बात करते हैं, हर चीज़ में इंटरवीन करना ठीक नहीं होता। तो भीष्म उन्होंने कहा है और भीष्म की बात जो उन्होंने की है वो पर सेकंड टर्म में उन्हें वे वीक प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो पहला टर्म है जिसमें सिंह इज किंग वाली बात संजय बारू जिस बात को कहते हैं, वो एक जो है वो गंभीर बात है कि उन्होंने जब न्यूक्लियर डील की और उन्होंने देश की इकोनॉमी को 9% ग्रोथ रेट पर ले गए और यूपीए 1 की जो उनकी कामयाबी है वो ज़बरदस्त कामयाबी है जिसकी वो तारीफ भी करते हैं। दिक्कत यह है कि उसका श्रेय उनको नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की उनकी जो जद्दोजहद थी, उस नाते उनको पीछे किया गया जो है। और सेकंड टर्म में वो एक तो उनका बाईपास हुआ जिसकी चर्चा भी वो करते हैं, फिजिकली वो काफ़ी जो है एक तरह से कमज़ोर भी रहे हैं, मतलब पहले टर्म के बाद। बिल्कुल। लेकिन जो बात ये है कि भारत देश जो है कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है जहाँ पे पार्टियां सरकारों से बड़ी हो जाएं। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान बड़ा है, जहां यहाँ की सरकारें बड़ी हैं और संविधान में पार्टियों का तो जिक्र भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, संविधान को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो पार्टी का जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए हमें ये बात की पार्टी जो है वो सरकार से बड़ी हो गई और पार्टी का महत्व ज़्यादा है, ये कतई नहीं कहना चाहिए सुरजेवाला जी को। लेकिन एक खतरा जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से भारतीय क्षितिज पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा है, इनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा संगठन है और वो आने वाली सरकार को किस तरह से निर्देशित और नियंत्रित करेगा, ये खतरा कांग्रेस से भी बड़ा खतरा सामने आने वाला है। इसलिए हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए, खाली कांग्रेस और मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा करके चुप नहीं बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ पर प्रमोद जी से जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, यही रणदीप सुरजेवाला की अगर बात की जाए तो जब संजय बारू की किताब आई थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सरकार में मनमोहन सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री थे और हर फैसला सोनिया गांधी से पूछ कर लिया जाता था, इस बात का उन्होंने खंडन किया था और अब इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो उस समय
इस खंडन का क्या मतलब था, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए मैम, ऐसा है, रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो बात अभी पत्रकार बंधु कह रहे थे, अभी पढ़ लिख के आए हैं, वो बता रहे थे इस बात को कि भाई अननेसेसरी कह देना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी सरकार होती है, अब पहले संगठन के लोग ही काम करते हैं सरकार बनाने के टाइम तक, तो उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता है, लेकिन संविधान में अभी भैया कह रहे थे, ये हमारे बैठे हैं, कि भाई सदस्यता लेने के बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सरकार ही चलाई है। कांग्रेस को हमारी नेता श्रीमती जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे नेता चला रहे हैं, और बाकी सरकार में हस्तक्षेप ऐसा कोई किसी का नहीं था। मनमोहन सिंह जी सक्षम है, सबको पता है, 10 साल का यूपीए का कार्यकाल सबने देखा है, कितने सारे बिल पास हुए हैं, कितनी सारी योजनाएं हैं, और देश ने इकोनॉमी में भी वर्ल्ड में 3rd एक अपना मुकाम बनाया है। तो ये कहने से बिल्कुल मैं गुरेज नहीं करूंगा कि सरकार में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप संगठन का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के निर्णय में कोई अपना हस्तक्षेप करे वो होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो संजय बारू की किताब पर सवाल जो उठाए गए वो भी एक बड़ा सवाल है। संजय बारू की किताब पर सवाल क्यों उठाए गए, क्यों ये कहा गया कि वो बीजेपी से प्रेरित होकर उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम बातें कही हैं? बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने बहुत अच्छी ये बात रखी है किसी किताब के माध्यम से। किसी को अपना अगर चेहरा चमकाना है तो इस तरह की, अब अमेठी में देखिए बहुत सारी किताबें ऐसी छप छप के रात को 10 बजे 11 बजे अंधेरे में फेंक दी जाती हैं, तो इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं रहता कि कोई भी कुछ भी लिख के कहीं पे भी डाल दे। तो उस बात को तो हम बिल्कुल डिनाई करते हैं, मना करते हैं उस चीज़ के लिए कि ये गलत चीज़ है। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिए, कितना विकास उन्होंने, विकास ने कितनी गति पकड़ी है, आज माने ना माने। क्योंकि आपके पास लौटते हैं प्रमोद जी, लेकिन इस बीच हम कुछ और बयान सुना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के बयान भी बचाव में सामने आए हैं, वो बयान सुनवाते हैं। देखिए, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और उनका जो मत उन्होंने व्यक्त किया है वो पार्टी का मत। जो सुरजेवाला जी ने कहा है वो कहीं बहुत हद तक सही इसलिए हो जाता है क्योंकि पार्टी जो है वो जाती है लोगों से वोट मांगने के लिए, और पार्टी जो है वो चुनकर आती है। जब वो सरकार बना लेती है तो हाँ, सरकार जो होती है वो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, सरकार सभी लोगों के लिए होती है, तो उसमें सभी की बातें रख के की जाती है। पर कहीं ना कहीं निर्णय लेते वक्त पार्टी से ज़रूर सलाह की जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो। हमेशा पार्टी से भी पूछा जाता है जब भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव में पार्टी जाती है, सरकार नहीं। क्या होता है कि इस देश में जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं एक संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जब सांसद चुने जाते हैं, सांसद मिलके अपने नेता को चुनते हैं, और कहीं ना कहीं जब पार्टी पूरी मिलके जब चीज़ों को चुनती है तो पार्टी के सिद्धांत, क्योंकि पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, जनता एक पार्टी को जिताती है, और सरकार जब बनती है वो पार्टी के उस पर ही बनती है कहीं ना कहीं, तो पार्टी को सिद्धांतिक फैसले लेना पड़ते हैं। तब वही चीज़ सरकार जब चलाती है तो जो जनमानस के बीच में हम जिन मुद्दों को लेके जाते हैं कि आपने घोषणा पत्र बनाया कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो उनके कामों के करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को सिद्धांतिक फैसले लेती है, और कहीं ना कहीं पार्टी उसको सरकार लेती है, ये तय बात है। कि कहा कि संविधान में पार्टी का जिक्र भी नहीं है, ऐसे में पार्टी कैसे बड़ी हो गई सरकार से? नहीं, पार्टी सरकार से बड़ी है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे पार्टी का रोल और पार्टी के नेता का रोल, अहमियत ज़्यादा बड़ी होती है, और वो उसकी हैसियत भी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन भारत में जैसा कि अपने पहले साथी ने बात कही कि कामराज जो है वो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके पहले नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो कृपलानी जी पार्टी के अध्यक्ष थे। तो थोड़ा टकराव और खींचतान जब हुई, या देवकांत बरुआ भी बीच में जब पार्टी के अध्यक्ष बने और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो धीरे धीरे ये हुआ कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच में जो दो ध्रुव बनते हैं, सत्ता के जो दो केंद्र बनते हैं, तो आप मानते हैं अरुण जी कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में दो केंद्र हैं सत्ता के? नहीं, मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा, जैसा कि संजय बारू लिख रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने इस बात का एहसास कर लिया, इस बात से समझौता कर लिया कि सत्ता के दो केंद्र नहीं होने चाहिए और दो केंद्र चल नहीं सकते, इसलिए सत्ता का एक ही केंद्र होगा। और संभवतः बारू जी वो संकेत करते हैं, पर बारू जी की किताब को पूरी तरह
तरह से प्रामाणिक मान करके पूरी बात की जाए, मुझे ये भी नहीं ठीक लगता। तमाम तरह की खींचतान नीति के स्तर पे रही है, व्यक्ति के स्तर पे रही है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, संगठन है, और कई पार्टियों को मिला करके कोalition गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें तमाम तरह की खींचतान रही है। और मनमोहन सिंह की जो कमजोरी सामने आई है वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद से उनकी ज़्यादा कमजोरियां सामने आई हैं। उसको मैनेज करने में जो दिक्कतें हुई हैं वो दिक्कतें हुई हैं। फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी पर मनमोहन सिंह अपने को असर्ट कर पाए या नहीं कर पाए, इन 2 पॉइंट्स पर बारू जी ज़्यादा असर्ट करते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, क्या वजह थी कि देश भी जानना चाहता है कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी आर्थिक नीतियों पर ठोस रणनीति बनाने में विफल रहे मनमोहन सिंह, ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए मैं, मजबूरी कुछ नहीं है। अगर हम आंकड़ों को उठा के देखेंगे तो 10 साल में यूपीए सरकार ने जितना अपना विकास की जो गति पकड़ी थी वो बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक है। ये हम नहीं कह सकते कि भाई मनमोहन सिंह जी ने नहीं कुछ काम नहीं किए हैं। कितने भी आप विकास की देख लीजिए, इकोनॉमी पे देख लीजिए, अर्थशास्त्री वो बहुत अच्छे हैं, और पहले वित्त मंत्री भी हमारे उसमें रहे हैं पिछली सरकारों में। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने जितना उन पे एफर्ट्स थे वो उन्होंने लगाए हैं, और सरकार बहुत अच्छी चलाई है। ऐसा नहीं है, विकास हुआ है। अब चुनाव का टाइम चल रहा है, तरह तरह की बातें, संजय बारू की किताब। सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते आपको लगता है नहीं है कि पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर खास तौर पर अर्थशास्त्री जिस तरीके से माने जाते हैं, और कई बार इसलिए भी उनको याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक अच्छे वित्त मंत्री होने का फर्ज भी निभाया था, लेकिन इस दौरान जबकि वो प्रधानमंत्री थे और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डगमगाई, उसके लिए भी यहाँ पर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? नहीं, मनमोहन सिंह, जैसा कि संजय बारू लिख रहे हैं, हो सकता है ये बात हो भी कि मनमोहन सिंह सी रंगराजन को अपना वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन 10 जनपद से ये संकेत आया और बाकायदा आदेश आया कि आप जो है प्रणब मुखर्जी को अपना वित्त मंत्री बनाइए, उस तरह से जो है उनको लेकर के आइए। तो जो वो नहीं चाहते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के मामले पर, वो बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल हुए चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ, जिनकी टीम को लेकर के चल रहे थे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर मनमोहन सिंह जिस तरह से चीज़ों को शेप देना चाहते थे उसमें उनको अड़चने आई, लेकिन आंतरिक अड़चनों से कहीं ज़्यादा मनमोहन सिंह ने जो पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतें थीं वो बड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन दूसरी दिक्कत जो सिविल न्यूक्लियर डील की थी, जिस डील को वो जिस तरह से शेप देना चाहते थे, वो शेप देने में एक तरह से जो है जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स थे यहाँ पर, जो है सेफ्टी एग्रीमेंट्स, उन सेफ्टी एग्रीमेंट्स को लेकर के पार्टी के भीतर और पार्टी के जो अन्य दल हैं उसको लेकर के वो एक राय नहीं बना पाए, और इसलिए जो उन्होंने अचीव किया था यूपीए 1 के टाइम में न्यूक्लियर डील करके, उसको ज़मीनी स्तर पर न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन में वो साकार नहीं कर पाए, वो उनकी दिक्कतें रहीं। तो जो यूपीए 1 में उन्होंने अचीव किया था, यूपीए 2 में फेलेवर के रूप में चीज़ें दिखाई पड़ने लगी, जिस नाते ये बातें बढ़ करके सामने आई। चलिए, इस चर्चा के बीच में आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का क्या कहना है। के द्वारा चुना हुआ आदमी और उसके द्वारा खड़ा किया हुआ आदमी सांसद बनता है और वो प्रधानमंत्री तक जाता है, लेकिन जब सरकार का निर्णय होता है तो सरकारी होता है, और संगठन उसमें बस ये कर सकता है कि जो अपना मैनिफेस्टो उसने जारी किया हो उस पर सरकार से बात करे कि उसके मैनिफेस्टो को जिस आधार पर चुन किया है उसको लागू करे। लेकिन कार्य एकदम अलग अलग है, दोनों के अलग अलग काम है। पद गोपनीयता की शपथ ली जाती है, और सुरजेवाला साहब ने जो कहा वो तो उन्होंने जो शपथ है उसकी अवहेलना की है। पार्टी सरकार से बड़ी होती है। हाँ होती है, इसमें क्या है, जो दो राय नहीं, सरकार तो शपथ लेती है कि हम गोपनीयता की शपथ लेंगे, तो पार्टी कैसे फैसले ले सकती है सरकार? पार्टी ही तो सरकार बनाती है, पार्टी तो बड़ी होती है। किंग मेकर बड़ा होता है, किंग बड़ा होता है। सर, ये जो बाबरी वाली बात कह रहे हैं प्रमोद जी, बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए मैम, मैंने तो आपको पहले भी कहा है, कुछ लोग ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप बयान भी दिखा रहे हैं, उनमें भी लोग मान रहे हैं कि पार्टी
का जो हस्तक्षेप है वो कहीं तक ये है कि वो मैनिफेस्टो जो बनाती है, जो जनता से वादे करती है जाके, उसमें ये हो कि वो जो है पूरे हों। बिल्कुल। तो इतना हस्तक्षेप लेकिन सरकार में होता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह चाहते थे कि सी रंगाराजन वित्त मंत्री बने, तो फिर सोनिया गांधी की तरफ से प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाने के लिए क्यों दबाव डाला गया? नहीं मैम, ये देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं, कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है। ये एक विचार है कि भाई वो चाहते थे। अब संजय बारू जी ने जो लिख दिया वो तो एकदम प्रमाणित हो नहीं जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं अपने मित्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री किसी निर्णय में विदेश में होते हैं और इनके उपाध्यक्ष सार्वजनिक मंचों पर उसको निर्णय को फाड़ते हैं, दूसरा बयान ये आता है कि हम नहीं मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं राहुल जी जनता के लिए नेता है, जनता के लिए आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप सुप्रीमो बैठ के बात करेंगे और आप कहेंगे कि जनता का निर्णय जनता का निर्णय संसद में होता है, जनता का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होता है, सार्वजनिक मंचों पर नहीं होता है। और एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इतना बड़ा नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री के निर्णयों को फाड़े और उसका अपमानित करे। और जब आप देश का वो सत्ताधारी पार्टी का उपाध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री के निर्णयों का अवहेलना करता है, आपको जानकारी बड़ा दुर्भाग्य देश की राजनीति में दूसरा कुछ होता नहीं है। ब्रेक ले रहे हैं, मैं आपकी बात बता दूं, इस मसले पर भी आएंगे। और राहुल गांधी ने जो ये कदम उठाया था, ये कदम आखिर क्यों उठाया था, किस हैसियत से उठाया था? वो सरकार में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी 3 मिनट के अंदर आते हैं वो और नाटकीय अंदाज में ये कहते हैं कि ये अध्यादेश जो है नॉनसेंस है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस अधिकार से राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, और उस वक्त जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश में नहीं थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बयान रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जिया न्यूज़ को इंटरव्यू में दिया गया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को पुख्ता किया, जिसमें विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि यूपीए सरकार में सारे फैसले सोनिया गांधी लेती थी और मनमोहन सिंह सिर्फ एक कठपुतली थे। जिस तरीके का बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया, उससे कम से कम यही संकेत मिल रहे हैं, और आज हमारी चर्चा का मुद्दा भी यही है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मनमोहन सरकार साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर दोबारा सत्ता तक पहुंची। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फिर से सत्ता की चाबी दी गई, लेकिन यूपीए 2 सरकार में जो घोटाले हुए उसने मनमोहन सिंह की छवि को काफी हद तक डैमेज किया। विपक्ष का आरोप था कि केंद्र की सरकार मनमोहन नहीं बल्कि सोनिया गांधी चलाती है। जिया न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इन आरोपों को एक हद तक सही करार दे रहे हैं। आइए अपनी एक रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कब कब मनमोहन सिंह पर सवाल उठे। कमजोर मनमोहन, मौन मनमोहन, कठपुतली मनमोहन। यूपीए 2 के कार्यकाल में जिस तरह महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे, उसने विपक्ष को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरने के कई मौके दिए, लेकिन रही सही कसर हाल ही में सामने आई 2 किताबों ने पूरी कर दी। जिसमें पहली किताब है प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की, और दूसरी किताब पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख की है। पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने अपनी अपनी किताबों में जमकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की थी। पूर्व कोयला सचिव ने अपनी किताब क्रूसेडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स में साफ लिखा है कि मनमोहन सिंह अगर चाहते तो कोयला घोटाला न होता। ये बात अलग है कि कोयला घोटाले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें पारेख का नाम भी शामिल है। पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब की बात करें तो उन्होंने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में दावा किया है कि यूपीए 2 की सरकार में मनमोहन सिंह सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री थे और करीब हर फैसला सोनिया गांधी से पूछकर किया जाता था। इसके अलावा कैबिनेट में मंत्रियों को चुनने के मामले में भी सोनिया गांधी की ही चलती थी और मनमोहन की सलाह को दरकिनार कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने संजय बारू की किताब को महज कोरी कल्पना करार दिया था। पीएमओ ने एक वक्तव्य जारी कर इसे पद का दुरुपयोग कर आर्थिक फायदा उठाने वाला कदम बताया था। संजय बारू की किताब पर मनमोहन सिंह की बेटी उपिंदर सिंह ने उन पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि संजय बारू 2004 से 2008 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। जिया न्यूज़ रिपोर्ट।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, मनमोहन सिंह क्या इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो राजनीति रूप से कमज़ोर व्यक्ति थे? उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, जो कि पहला लोकतांत्रिक फ़र्ज़ होता है। क्या यही सब वजह थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना सोनिया गांधी ने? जिस किताब के बहाने हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, और संयोग से अभी जो अपनी कमेंट्री भी आ रही थी, उसमें एक बात में मैं ज़रूर संशोधन करना चाहूँगा कि संजय बारू की किताब मनमोहन सिंह के विरुद्ध नहीं है। मनमोहन सिंह के प्रति बहुत सिंपैथेटिक है और उनको विक्टिमाइज होते हुए वो दिखाती है किताब। और वो उन्होंने जिक्र भी किया है कि आप जो है 2009 का जो लोकसभा चुनाव है वो लड़िए और लोकसभा से चुन करके आइए, और तब जो है ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 2004 से और 9 तक आपने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बूते पर जो है आप चुनाव लड़ें और जीतेंगे। तब उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि पार्टी को तय करने दीजिए। तो ये दुविधा मनमोहन सिंह के साथ थी। शायद उनके भीतर कहीं ये इच्छा भी थी कि मैं लोकसभा से चुन करके आऊँ, लेकिन पार्टी ने वो निर्णय नहीं किया उनके साथ। तो पर ये बात ज़रूर है कि मनमोहन सिंह उसके पहले नरसिंह राव की सरकार में देश में नवउदारीकरण की आर्थिक नीतियों के क्राफ्टमैन के रूप में, उसके जो है वो निर्माता के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके थे। और इस नाते वह उसके बाद भी राज्यसभा में एक तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके थे और बार बार वो कांग्रेस में और सोनिया गांधी के करीब जा चुके थे। तो इस नाते जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करने का कड़ा विरोध हुआ देश में, और भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ नेत्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं सिर मुड़वा दूंगी और संन्यास ले लूंगी, और इतना सख्त विरोध किया जो विरोध अनावश्यक जैसा था, क्योंकि इस बात पे बड़ी गंभीर बहसें हुई हैं। आज ये जो बहसें हो रही हैं पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को लेकर के, ये बहसें शायद न होती अगर उस समय जो व्यक्ति सीटें जितवा करके ला रहा है, जनता को मोबिलाइज करके और एक पार्टी को विजय दिलवा के ला रहा है, अगर उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो ये वीक प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्रधानमंत्री और मुखौटा प्रधानमंत्री की ये सारी बहसें न होती। तो ये किन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को बनाया गया, उसका एक राजनीतिक पक्ष ये है, लेकिन उनकी अपनी आर्थिक विशेषज्ञता और ये सारी चीज़ें देश को आगे ले जाने में, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में उनका योगदान रहा। और पहला कार्यकाल जो है वो अच्छे विकास का रहा, अच्छी विकास दर का रहा। और ये बात स्वयं मनमोहन सिंह भी इतने आत्मविश्वास में जिक्र भी करते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है वो मैं एक तरह से दूसरा व्यक्ति हूं जो पहले कार्यकाल के बाद सफलतापूर्वक दूसरे कार्यकाल की तरफ जा रहा हूं और अच्छी तरह से सीटें बढ़ी हैं, चुनाव जीते हैं। तो ये आत्मविश्वास और चारों तरफ ये मैसेज गया था मनमोहन सिंह के इन आर्थिक विशेषज्ञता के नाते जो है। लेकिन मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल जिस तरह की दिक्कतों में घिरा रहा, उसका जिक्र जो है वो जिक्र जो है, सोनिया गांधी एक बात जरूर चाहती थी, सोनिया गांधी लेफ्ट से संबंध तोड़ना नहीं चाहती थी। न्यूक्लियर डील पर जब जो खींचतान हुई, मनमोहन सिंह ने बुश से कमिटमेंट किया था और वो चाहते थे कि बुश के माध्यम से भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध बने, दोनों करीब आए। लेकिन इधर लेफ्ट जो है वो इस न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहा था और सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि हम लेफ्ट को एक तरफ छोड़ करके और संबंध बनाएं। जिस घटना का जिक्र करते हैं संजय बारू, हिंदुस्तान टाइम्स के जो है वो मीडिया समिट में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी कोई बात कह करके आती हैं और मनमोहन सिंह कोई बात कह के आते हैं और उनके बीच में एक अलग संदेश जाता है और वो निराश होते हैं। और उस निराशा के बीच से वो किस तरह से अमर सिंह का फोन आता है और अमर सिंह अमेरिका के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और फिर जो है समाजवादी पार्टी इनको सपोर्ट करने को तैयार होती है। अरुण जी, वो दिन था और आज का दिन है कि उसके बाद से कभी इस तरह का स्ट्रांग डिसीजन मनमोहन सिंह की तरफ से नहीं लिया। वो एक कमी जो मनमोहन सिंह की बताई जा रही है, अगर वो, लेकिन मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में ये कमियां हैं क्योंकि वो अब खुद नैतिक रह सकते हैं लेकिन दूसरे को नैतिक नहीं बना सकते। प्रमोद जी, मनमोहन सिंह इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो राजनीतिक रूप से कमजोर थे। सवाल मेरा आपसे भी और साथ ही मैं आपसे ये भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि उन्होंने कभी अपने राजनीतिक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए ज्यादा उनको तरजीह दी गई। नहीं, देखिए मैडम, ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वो राजनीति में अगर कमज़ोर होते, राजनीतिक
अगर उनके अंदर एक गुण नहीं होता तो उनको प्रधानमंत्री के पद तक कैसे लाया जाता। कहीं ना कहीं लीडरशिप उनके अंदर है और वो उन्होंने 10 साल में ये दिखाया है लोगों को। यूपीए का पहला कार्यकाल कभी ये क्यों नहीं कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ? क्यों अपनी बात नहीं रखी? अगर उनके मन में ऐसा था, जैसा कि अरुण जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा थी, लेकिन वो बात को रख क्यों नहीं पाए? देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोई ऐसी बात अभी पार्टी के सामने उन्होंने नहीं रखी कभी भी कि भाई मैं लोकसभा में जाना चाहता हूं। पार्टी का ये अपना एक मत होता है कि वो किस किस को चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक के बीच में भेजे, कौन उसको सक्षम लग रहा है कि भाई वहां जाके बात कर ले और ठीक से जो है वो सरकार में सही से बना के लाए। अशोक जी जवाब देना चाहते हैं। अशोक जी बोलिए। देखिए प्रमोद जी बड़े मासूम की तरह बोल रहे हैं। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। इंदिरा जी ने बूटा जी को बनाया, बूटा सिंह इस देश के राष्ट्रपति बने, प्रतिभा देवी पाटिल जी बनी। आज अगर मुखर्जी जी बने हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत बड़ी मजबूरी। इंदिरा जी ने बनाया हो, सोनिया जी ने बनाया हो, आज अगर मुखर्जी जी बने हैं तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री उनको बनना था, लेकिन चूंकि वो एक सच्चा और ताकतवर और एक समझदार नेतृत्व है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए कांग्रेस की शुरू से मानसिकता यही रही है कि चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो गांधी परिवार को छोड़ के, या चाहे अब देश के संविधान पे जो एक अच्छा सशक्त व्यक्ति को बैठना चाहिए, वहां पे कांग्रेस ने उस जगह पे हमेशा कमजोर लोगों को बैठाया है। क्योंकि उनको पता है कि अगर इस देश में कोई भी ताकतवर व्यक्ति अगर बैठता है तो गांधी परिवार कमजोर होता है। उसी का एक कारण रहा है कि जब कांग्रेस कमजोर हुई राजीव गांधी जी की हत्या के बाद, तो जब पीवी नरसिम्हा जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को बहुत अच्छे रास्ते पर लाए। लेकिन स्थिति हुई कि जब उनका देहांत हुआ, अंतिम समय आया, तो यही कांग्रेस परिवार ने उनको कांग्रेस मुख्यालय में भी अंतिम उसके दर्शन के लिए स्थान तक नहीं दिया। और गांधी परिवार के सिवाय कांग्रेस में जो भी नेता एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसको कांग्रेस ने हमेशा तिरस्कार किया है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो। बिल्कुल विपक्ष के प्रधान चंद्रशेखर जी को भी वो अधिकार नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और इनको भी नहीं मिला। गांधी परिवार की तरफ से ऐसा किया जाता रहा है। नहीं, देखिए मैं जो है इस बात को थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूँ। निश्चित तौर पे कांग्रेस में जो नेहरू गांधी परिवार, जब हम लोग गांधी कहते हैं तो कई बार जो है वो महात्मा गांधी के परिवार से बोध होता है, जो कि ये परिवार उससे उस तरह से उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और उस विरासत को भी वो आगे नहीं बढ़ा रहा। वो एक अलग परिवार है और अपने ढंग से सत्ता की राजनीति कर रहा है। गांधी का परिवार सत्ता की राजनीति से अलग हो गया है। तो नेहरू का जो परिवार है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पर हावी है और कांग्रेस पार्टी का एक सिंबल भी बन चुका है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भाई उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते दूर तक, वो हमारी एकता का केंद्र है, इसलिए वो उसको जो है पालते पोसते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी ने 10 साल मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए दिए। जब दूसरी बार यूपीए 2 चुन करके आई है तो कहीं कोई शक सुबह था ही नहीं कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, और वो बनाया उन्होंने। वो बात अलग है कि मतलब उनको उतनी सत्ता नहीं दी, उनको उस तरह से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो सत्ता के 2 केंद्र बनाए गए जिसकी बहुत चर्चा होती है, जिसका जिक्र फिर मैं कहूँगा संजय बारू ने जिस बात का उल्लेख किया है, जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाया और प्लानिंग कमीशन पर पार्टी के लोगों का, तमाम लोगों का विरोध था कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको बना करके प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को और असर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जो है सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई, तो एक तरफ जो है वो EAC थी, एक तरफ NAC थी। आपके इसी चैनल में मैं इस बात पे चर्चा भी कर चुका हूं कि EAC और NAC इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री के साथ काम करती थी, रंगराजन जी जिसके जो है प्रमुख थे, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी, जो कि तमाम तरह के एक तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को ह्यूमन फेस देने के लिए तमाम योजनाओं का, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे राइट टू फूड का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, उनकी सिफारिश लगातार करती थी। देश भर के जो सोशल वर्कर हैं, NGO के लोग हैं, उससे जुड़े हुए थे।
तो वो इसलिए भी बनाई गई, सत्ता के दो केंद्र का मामला तो उसमें है ही, व्यक्तित्व का टकराव भी है, इसलिए भी बनाई गई कि मनमोहन सिंह जिन नीतियों पर देश को लेके जा रहे थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू लिबरल पॉलिसी, उसके प्रति पूरे देश में सहमति नहीं थी। देश में बहुत सारी आपत्तियां थी और एक डर भी था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, मजदूरों की छटनियां हो रही थी और तमाम तरह की जो है बेरोजगारी बढ़ रही थी। उसको जो है ह्यूमन फेस देने के लिए सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब क्या आपको लगता है कि जितनी भी सरकारी नीतियां बनी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, उसमें वो स्वतंत्र रूप से तमाम फैसले लेने के लिए मुक्त थे, वो लेते थे वो फैसले, जितने भी फैसले सरकारी नीतियों को लेकर बने? देखिए, अगर बारू जी की बात माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको पूरी तरह से मान लेना चाहिए, किसी भी जर्नलिस्ट के किसी भी उसकी बातचीत को, और उनके साथ एक पक्ष ये भी जुड़ा हुआ है कि दूसरे कार्यकाल में वो मीडिया एडवाइजर बनना चाहते थे और उन्होंने कहा था जो है वो जो स्तर जो है वो धर साहब का था, सोनिया गांधी के साथ जो है वही स्टैंडर्ड, वही लेवल में आपको दूंगा जो है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो उनके लेखन में कहीं वो तलखी भी है, हालांकि मनमोहन सिंह को डिफेंड करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मनमोहन सिंह को वो डिफेंड करते हुए ये भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह उन अर्थों में न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट नहीं है जिन अर्थों में उनको प्रस्तुत किया गया, उनके आलोचकों ने किया है। वो किन्सियन इकोनॉमिस्ट हैं और बेसिकली मनमोहन सिंह ने जो मनरेगा वगैरह की नीतियाँ हैं उसको बनाने में उनका भारी योगदान रहा है, लेकिन उसका श्रेय चूंकि पार्टी के नेतृत्व को दिया जाना एक तरह से दिए जाने का एक तरीका है, तो उसका श्रेय जो है सोनिया गांधी, उसका श्रेय राहुल गांधी, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया और उससे वो कहीं दुखी भी हुए कि भाई ठीक है, हमारा मीडिया में आप ज़्यादा प्रचार मत कीजिए, हमको चुपचाप काम करने दीजिए। ये इंटरनल खींचतान कहीं दिखाई पड़ती है, जैसा कि उनकी बातों से लगता है। लेकिन कई बार ये जो चुपचाप रहने की मौन प्रवृत्ति उनकी कई बार देशवासियों को चुभी है और शायद इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है बहुत हद तक ये चुप्पी जिम्मेदार रही। आप प्रमोद जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, आखिर क्या ऐसी बात थी कि मनमोहन सिंह को ये कहना पड़ा कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी मनमोहन सिंह? देखिए, मैं ये बात मैं अपने स्तर से तो नहीं मानूंगा कि भाई वो चुप रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका विकास का जो एक काम उन्होंने 10 साल किया है, पहले यूपीए के 5 साल देख लीजिए और इस बार के देख लीजिए। अभी भैया इतिहास की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस का इतिहास तो इतना पुराना इतिहास है, 125-26 साल पुरानी ये पार्टी है और इसने देश की जनता ने इसको हर बार मैंडेट दिया है। इस बार भी 16 तारीख को ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम से जा रहे हैं, आप देखिएगा और बहुत अच्छा हमें सीटें मिलने वाली हैं। आजकल दोनों के बीच तुलना हो रही है नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो इतने ज्यादा मुखर हैं कि उनकी चुप्पी बहुत ज्यादा सालती है लोगों को। ये बहुत बड़ी वजह है कि आज बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा खुद को आगे बढ़ा हुआ महसूस कर रही है और लोग भी समझ रहे हैं कि ऐसे मुखर राजनेता की जरूरत है। देखिए मैडम, ये बात आपने बहुत अच्छी रखी है कि मनमोहन सिंह जी थोड़े कम बोलते हैं और मोदी जी कुछ ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए पब्लिक में सोशल मीडिया में फेकू एक जो शब्द दिया है इसीलिए उनको दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें बोलते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि बोलना भी क्या है। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। आरएसएस में वो रहे हैं, आजकल टीवी पे नहीं आ रहे दिग्विजय सिंह जी, नहीं उन्हीं का शब्द है ये, नहीं दिग्विजय सिंह जी की तो आप बात छोड़ दीजिए, ये सच्चाई है, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं कि कभी कभी उन्हें ही नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बोल दिया है। तो ये मनमोहन सिंह जी में और मोदी जी में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मोदी जी आरएसएस से हैं, मोदी जी ने हमेशा झूठ बोला है और वो देश की जनता भी देख रही है कि वो उनको 16 तारीख को पता भी लग जाएगा कि प्रमोद जी, पहली बात तो झूठ आप बोल रहे हैं कि आपकी ये कांग्रेस 125 साल पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस है, ये कांग्रेस महात्मा गांधी का कांग्रेस नहीं है, वीर कुंवर सिंह का कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आपका जो है आगे बढ़ने वाली वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपंचों से कब्जाया हुआ कांग्रेस है, ये कांग्रेस जो है एक छल कपट पर राजनीति में सत्ता हथियाने वाली कांग्रेस है, ये 125 साल पुरानी वाली सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस को
देश वाली कांग्रेस है जिसने लाठी खा के और अपने आप को दिखा दिया कि सबसे बड़ा शहीद हूं। वो आजाद हिंद फौज वाली कांग्रेस नहीं है जो हजारों सैनिक मारे गए। आज तक उनका इतिहास नहीं है। आज तक तो आपने सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास तक नहीं देखने दिया। अगर एक डंडा कांग्रेस के किसी नेता ने खा लिया उसको सबसे बड़ा कुर्बानी आपने बता दिया। आज इतिहास पर कब्जा आपने किया है और आपने प्रपंचों के द्वारा किया है, झूठ और फरेब से किया है। नहीं, देखिए, मौन होना कोई अपने आप में मौन होना या नहीं। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा गया अपनी छवि के कारण, जिस तरीके से कई बार उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लोग बहुत कुछ सुनना चाहते थे, विदाई की बेला में भी जो उन्होंने कहा, उस दौरान भी तमाम तरह की बातें लोग उनके मुंह से खुद सुनना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से वो बोलकर निकल गए कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, उसके बाद से एक ठप्पा सा लग गया कि मौन मनमोहन ही रहेंगे। इस चुनाव की अगर बात करें तो ये मौनता जो उनकी रही है, ये क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ी है? नहीं, मनमोहन सिंह का मौन निश्चित तौर पे ये आपका सवाल वाजिब है और मुझे लगता है कि उनको इतना मौन नहीं रहना चाहिए था। उनकी मौन के पीछे कहीं कुछ उनकी दिक्कतें या उनकी ना चलने वाली बात तो लग रही है निश्चित तौर पे। जो है मनमोहन सिंह को बहुत खुले दिल से और बहुत उत्साह के साथ पार्टी को भी चाहिए था कि उनको इस चुनाव में प्रस्तुत करते, उतारते, और जो कुछ अच्छा बुरा हुआ वो जनता के सामने अगर मनमोहन सिंह प्रामाणिक ढंग से रखेंगे तो जनता को ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगी बात, जो है ज़्यादा जनता को सहमत करने वाली बात लगेगी। ये चूक कांग्रेस पार्टी की हुई है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मनमोहन सिंह पर ज़्यादा कड़े हमले शायद बीजेपी कर भी नहीं रही है, और अगर करेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि 2009 में आडवाणी जी बहुत कड़ा हमला करके उस नुकसान को देख चुके हैं। वो एक सज्जन शरीफ आदमी है, उनकी नीतियों से मेरी असहमतियां तमाम बिंदुओं पर रही हैं, लेकिन एक बात जरूर कही जाती है कि उनको अगर ये स्थितियां बनती हुई दिख रही थी तो समय रहते त्यागपत्र दे देना था, चले जाना था। हो सकता है कि सोनिया के प्रति उनका अपना जो संबंध है, जो लॉयल्टी है, जो चीजें हैं, उसको भी वो निभा रहे हो, इस नाते बने हुए हो, लेकिन उनको एक सवाल यहाँ पे अशोक जी से पूछेंगे। अशोक जी, बीजेपी का जितना भी कैंपेन देखा हमने, नरेंद्र मोदी का जितना भी कैंपेन, न जाने कितनी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन मनमोहन सिंह का नाम बहुत कम लेते हैं। वो शायद ही कभी कभार उन्होंने लिया होगा। ज़्यादातर जो उनकी रैलियां होती हैं, ज़्यादातर जो उनके भाषण होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर वो निशाना साधते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कभी ये कहते हैं कि माँ बेटे ने मिलकर देश को लूटा, कभी RSVP मॉडल का जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह पर बहुत कम वो बोलते हैं। क्या यही वजह है कि कम बोलते हैं, जो वजह अभी अरुण जी ने बताई है? देखिए, अभी अरुण जी ने जो बात कही वो देश के सभी लोग जानते हैं। अरुण जी ने पिछली बार भी कहा था कि ये लाचारी दर्शाता है इस देश के राजनीति का कि ये हंस हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती रही है और कहती रहेगी कि 60 वर्षों में अगर देश को विकास के मार्ग से हटाकर विनाश के मार्ग पर लाने वाला अगर कोई जिम्मेदार है तो ये गांधी परिवार। लेकिन ये मैंने नहीं कहा। आप इसको देखिए, 10 वर्षों की बात मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपने तो प्रधानमंत्री की लाचारी बताई और मैं देश का व्यवस्था बता रहा हूँ, देश की दुर्दशा बता रहा हूँ जो 60 वर्षों में कांग्रेस ने देश को दिया है। आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों में विकास के काम किए। आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जब 2004 में हमने सत्ता छोड़ी थी तो 9.5% ग्रोथ रेट दिया था हमने इनको। आज 4.5% भाषण दिखते हैं और इन्होंने 10 वर्षों में दिए हैं, तो 10 से ज्यादा घोटाले दिए हैं। ऐसा कोई एक साल नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रही है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाले हुए। उन्होंने जमीन लूट लिए, आसमान लूट लिया, पाताल लूट लिए। आप इनको देखिए, आदर्श जो थी सरकार की जितनी आदर्श थी वो आदर्श घोटाले में चले गए। ये कोलगेट वाले घोटाले किए इन्होंने, क्या नहीं किया देश के लिए, और ये कहते हैं कि देश को हमने 10 साल में विकास दिए। आपने तो ऐसा विनाश दिया है कि आने वाली सरकार को भी 10 साल तक आपके गड्ढे भरने में लग जाएंगे। यूपीए सरकार को घेरने के लिए आपने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि इस सरकार के मुखिया थे, उन पर क्यों नहीं निशाना साधा कि आप भी एक परिवार के पीछे पड़ गए? सबसे कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री रहे, इनको कुछ करने नहीं दिया गया। उनकी मौन इसलिए रखा गया है कि जब हम बोलते हैं कि भाई कोलगेट घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हो रहा है, आप देख लीजिए, तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से निर्देशित है कि आप बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो आप जब भी बोलेंगे गड़बड़ बोल देंगे और ये स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस परिवार का हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस परिवार का जो पंजा है, ऐसा उसमें देश के प्रधानमंत्री को जकड़ दिया गया। जैसा आपने बोल दिया, पंजे से मुक्ति दिलाने के लिए 2014 का चुनाव
आप उनके विकास को देखिए। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेगा। कितने बिल उन्होंने पास कराए हैं, बहुत सशक्त एकदम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। अशोक, एक सवाल मैं यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा मुद्दे से यहाँ पर ये अलग सवाल है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवार की बात होती है तो बीजेपी की आज स्थिति ऐसी होती जा रही है कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनती जा रही है बीजेपी? नहीं, देखिए आप देश के हमारे बार मोदी सरकार का क्या मतलब? हमारे यहाँ देश के सरकार बीजेपी को प्रमोद जी आप सुन लीजिए, आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका परिवार का कोई उत्तराधिकारी आज पार्टी पर नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे सबसे ज्येष्ठ नेता रहे, उनके परिवार का कोई उत्तराधिकारी हमारे पार्टी पर नहीं है। हमारे यहाँ संगठन से नेतृत्व मिलता है और संगठन के बल पर चुनाव लड़ा जाता है, और संगठन के नेतृत्व ने यह तय किया कि आज हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पार्टी से भी बड़े होंगे। नहीं, पार्टी से बड़े हो ना हो, लेकिन आज कांग्रेस से बड़ा कद नरेंद्र भाई मोदी का है। इसलिए आपके जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने के बजाय 10-12 वर्षों से मोदी पर प्रहार किया है, और ये प्रहार का नतीजा है कि आज कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके जुबान पर नियंत्रण नहीं है। कोई उनको जहर की खेती वाला बताता है, कोई मौत को सौदागर बताता है, लेकिन उनको पता है कि जितनी बार भी आप लोगों ने ऐसे बोला है उतने बार कांग्रेस ने सफाया हुआ है, और जितनी तेजी से आप आक्रमण कर रहे हैं उतने तेजी से कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण इस देश में देश की जनता करने जा रही है। और आप देख लीजिए 2014 के जो 16 तारीख के रिजल्ट आने वाले, कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाएगा इस देश से। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आप इसे किस तरह की स्थिति देखते हैं? क्योंकि अगर नेशनल पार्टियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवार हावी होता जा रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि एक व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय दलों की अगर बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, वहाँ पर भी एक परिवार का या फिर एक व्यक्ति का ही अधिकार देखने को मिलता है। सेकेंड लाइन जो होती है उससे आगे बढ़ाने में शायद ही कोई दिलचस्पी दिखाता है। तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आप इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इस स्थिति को मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि वहाँ अपने नेता का चयन और सब चीज़ों की, एक अध्यक्ष की चुनने की और नेतृत्व की चयन की एक व्यवस्था है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है और लंबे समय से चल रही है, उसको शासन करने का अनुभव है। अगर उसे भविष्य में रहना है, सरवाइव करना है, जिस दिशा में राहुल गांधी ने कुछ कदम उठाए थे, प्राइमरीज करना और तमाम संगठनों के चुनाव करना, लेकिन वो उनके चुनाव की प्रक्रिया अभी पार्टी के मुख्य संगठन तक नहीं आ पाई है। तो ये चीज़ तो कांग्रेस पार्टी को लागू करनी पड़ेगी, जो आंतरिक लोकतंत्र है पार्टियों के भीतर। लेकिन एक दो जगहों पर आंतरिक लोकतंत्र होने से के अलावा जो चिंताएं हैं, एनडीए में जो अकाली दल है उसके भीतर जिस तरह का जो है परिवारवाद है वो सबको पता है, और बहुत भयंकर किस्म का मामला है जो है। या जो तमिलनाडु की जो है वो द्रमुक जो पार्टी है, जो कभी एनडीए कभी यूपीए के साथ अलायंस करती है, उसके भीतर गंभीर परिवारवाद है। और स्टालिन और जो है वो अजगरी के बीच में मामला इस तरह से फंस गया कि अजगरी को पार्टी से निकाल ही दिया गया है। यूपीए में एनसीपी का जो मामला है, तो ये निश्चित तौर पे परिवारवाद और लोकतंत्र ना होना पार्टियों के भीतर, ये बहुत चिंता की स्थिति है। और भारतीय लोकतंत्र को इससे कहीं लाभ होने की बजाय निश्चित तौर पे हानि होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तो आज जो चर्चा का विषय था वो यही था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लगातार कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखकर सवाल उठते रहे अंदर और बाहर, वो सवाल जो हैं क्या वो फिर से सिर उठा रहे हैं, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। ये पूरा इंटरव्यू भी आप आज देख सकते हैं रात 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जिया न्यूज़ पर। नमस्कार।